नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के 8वें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो वहाँ पर और विषय के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो आज के वीडियो में हम टॉप इंपोर्टेंट 30 और नए प्रश्नों पर बात करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो संवहन आपका किस में होता है? ये मात्र द्रव और गैस में होता है, ठोस में आपका संवहन नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखें। नीचे आप देखें, किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे आप देखें, अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? न्यून ऊष्मा चालकता, न्यून विद्युत चालकता, अधिक विशिष्ट ऊष्मा या फिर अधिक ऊष्मा चालकता। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अधिक विशिष्ट ऊष्मा आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो आपकी आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो लगभग कितने सेकंड तक बना होता है? जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसकी इमेज कितने सेकंड तक आपकी आंख पर बनी रहेगी या आपकी रेटिना पर बनी रहेगी? 1/10 सेकंड तक, 1/8 सेकंड, 1/16 सेकंड या फिर 1/6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/16 सेकंड तक आपकी बनी रहती है। नीचे आप देखें, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाले किसी भी प्रतिबिंब का प्रभाव दृष्टि की दृढ़ता के सिद्धांत के कारण लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसका मतलब है कि वस्तु को हटाने के तुरंत बाद प्रतिबिंब पूरी तरह गायब नहीं होता, बल्कि कुछ देर के लिए उसका प्रभाव बना रहता है। तो अगर कोई भी वस्तु आपकी आंख के सामने लाई जाए तो 1/16 सेकंड तक उसकी इमेज आपकी रेटिना पर बनी रहेगी, चाहे उसको कितने ही जल्दी क्यों ना हटा दिया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थिर घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना या फिर मात्र सुविधा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना बॉल बेयरिंग का काम होता है। आगे आप देखें, बॉल बेयरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार घटक है जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण को लोटनेक घर्षण में ही बदल देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहते हैं। तो जिसमें विद्युत आवेश को भंडारित किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं? प्रेरक, परिणामित्र, संधारित्र या फिर ट्रांजिस्टर। तो इसको संधारित्र कहा जाता है। सी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम विलियम वाटसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है? हमें ये बताना है। जल, धूप, क्लोरोप्लास्ट या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये उत्पाद होता है। नीचे आप देखें, यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ें उत्पाद के रूप में आपकी प्राप्त होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी, उभयलिंगी बोलते हैं इसको, एक लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी या फिर एक संगमनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। नीचे आप देखें, नर पुष्प एवं मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप को उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि वाहित मल के किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं? कार्बनिक अशुद्धियां हैं, अकार्बनिक हैं, पोषक तत्व हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी किसके उदाहरण होते हैं? ये आपके अकार्बनिक अशुद्धियों के उदाहरण हैं, क्योंकि सारी चीजें आपकी क्या हैं? अकार्बनिक हैं। नीचे आप देखें,
सीवेज में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, जबकि यूरिया, तेल, मल तथा मूत्र आदि ये कार्बनिक अशुद्धियां हैं जो सीवेज में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कार्बनिक है, कौन कौन सी अकार्बनिक है, क्योंकि इनको लेकर भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार के और अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में है। अभी फ्लैट 25% का डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको नए सिलेबस के अनुसार मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस में देख रहे हैं। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ दोनों टेस्ट मिल जाएंगे, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी वहाँ पर आपके शेयर किए गए हैं, और आगे चल के और इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो पीडीएफ भी जाकर आप नोट्स में देख सकते हैं। तमाम जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले पादपों को क्या कहते हैं? शैवाल, लाइकेन, फंजाई या फिर ब्रायोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनको क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें, जो पौधे फूल तथा बीज नहीं उत्पन्न करते उनको क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो पौधे फूल और बीज दोनों को उत्पन्न नहीं करते उनको क्रिप्टोगैम कहते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइट वर्ग में किया गया है। इसमें पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या फिर ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का मेन काम क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। सी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, थर्मोस्टेट किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का उपकरण है, ताकि तंत्र का तापमान एक वांछित निश्चित बिंदु के आसपास बना रहे। ऊष्मतापी का यह कार्य तापक और शीतलक उपकरणों को चालू या फिर बंद या फिर सही तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण द्रव के प्रभाव को आवश्यकतानुसार निर्धारित करता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है, जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड आपका क्या होता है? शुष्क सेल का एक विद्युत अपघट्ट है। यहाँ पर नीचे आप देखें, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शुष्क सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल हैं, जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होती हैं। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनकी पुष्टि कौन करता है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी वाला, व्यतिकरण का सिद्धांत। आगे आप देखें, व्यतिकरण से किसी भी प्रकार की तरंगों को एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपनों और उनके प्रभावों में वृद्धि, कमी या फिर उदासीनता आ जाती है। व्यतिकरण का विस्तृत अध्ययन विशाल विभेदन शक्ति वाले सभी यंत्रों के मूल में काम करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो पास्कल से जो मात्रा मापी जाती है वही मात्रा इनमें से कौन मापता है? जूल, वाट, टार या फिर न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टार। ये भी दाब मापने की आपकी इकाई होती है, और पास्कल से भी आपका दाब मापा जाता है। टार भी दबाव की एक इकाई है, जो विशेष रूप से वायुमंडलीय दबाव को मापने में उपयोगी होती है। एक टार लगभग 1/760 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इस प्रकार टार और पास्कल दोनों दबाव को मापते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो 9 से अगर तापमान 3 डिग्री तक गिरेगा तो क्या होगा? पानी जम जाएगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी वाला, आयतन पहले आपका घटेगा उसके बाद आपका बढ़ेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? यहाँ पर आप देखें, जल का घनत्व 4 डिग्री ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता, क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले आपका आयतन घटेगा, उसके बाद आपका आयतन बढ़ेगा। इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होता है? सबसे अधिक जल का घनत्व होता है, और इस पॉइंट पर आपका आयतन सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर माप की इकाई आपसे पूछी गई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करते हैं। हबल नियतांक, फैराडे नियतांक, प्लांक नियतांक या फिर विद्युत नियतांक। तो इसका आंसर क्या होगा? हबल नियतांक है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करते हैं। आगे आप देखें, हबल नियतांक एक मात्रा है जो ब्रह्मांड के विस्तार की गति को मापता है। यह बताता है कि एक दूरस्थ आकाशगंगा के लिए दूरी में वृद्धि की दर कितनी तेजी से हो रही है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड के विकास की दर को समझने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें, प्रोड्यूसर गैस, इसे वायु अंगार गैस भी कहते हैं। इसमें 30.7% आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और 65.3% आपका नाइट्रोजन होता है। इसे रक्त तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोजन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, दहन या फिर भंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसको अवकरण कहा जाता है। नीचे आप देखें, अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या फिर यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणु या फिर मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या फिर मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे, दोनों पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन इनमें से भाग लेता है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? परमाणु के नाभिक इसमें भाग लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के नाभिक भाग लेता है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों आपके लगभग समान होते हैं, हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आपकी 1 है और इसका परमाणु भार भी लगभग 1.008 के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी लगभग बराबर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जल, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म। तो कार्बनिक यौगिक की बात यहाँ पर की जा रही है। इसका सही आंसर होगा आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इनमें से आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अगर आप यहाँ देखें, क्लोरोफॉर्म को और क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को शल्य क्रिया किए जाने के पूर्व मूर्छित करने हेतु निश्चेतन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, NaCl, NaSCO3 या फिर Na2CO3। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ये पहला वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखें, कास्टिक सोडा को और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र आपका क्या है? NaOH। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है कास्टिक सोडा को। यह श्वेत ठोस चूर्ण, पेलेट्स, फ्लेक्स तथा अनेक सांद्रता वाले विलयनों के रूप में उपलब्ध होता है। जल के भार के अनुसार लगभग 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन संतृप्त हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। ये किसके रूप में पुनः संग्रहित होता है? आपका ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पर अगर आप देखें, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक बहुउद्देशीय पॉलीसेकेराइड है तो मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम या फिर पैरामीशियम। तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में कैसे जाना जाता है? युगलिना को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अगर आप देखें, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में युगलिना को जाना जाता है क्योंकि इसमें पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, इससे यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, पौधों के जैसा गुण है ये, और अभाव में यह अन्य जीवों के जैसे भोजन ग्रहण कर सकता है। ये जंतुओं जैसा गुण है। तो युगलिना में पौधे और जंतु दोनों प्रकार की क्वालिटी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट किन दो चीज़ों को जोड़ती है? अस्थियों को पेशियों से, अस्थियों को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका से, या फिर पेशी को त्वचा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिगामेंट क्या होता है आपका? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। टेंडन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। अस्थियों को पेशियों से जोड़ना आपका क्या कहलाता है? टेंडन। इसको कंडरा भी कहते हैं। नामक संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जाता है। तो अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम किसका है? टेंडन का। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम आपके लिगामेंट का। अगले प्रश्न पर आते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तंत्रिका ऊतक, डी वाला इसका आंसर है। अगर आप यहाँ देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जो विद्युत संवेगों के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। तो विद्युत संवेगों के माध्यम से संकेतों का आदान प्रदान किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर शरीर के सुरक्षा कवच की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं? शरीर का सुरक्षा कवच होते हैं। अगर आप यहाँ देखें, जंतु के शरीर को ढकने या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध को निर्माण करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेमार्क का मूल सिद्धांत है विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवन संघर्ष, नए अंगों का अचानक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेमार्क का मूल सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, लेमार्क का मूल सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, जिसके अनुसार जीव अपने जीवन काल में उपयोग या फिर अनुपयोग के माध्यम से प्राप्त शारीरिक परिवर्तनों को अपनी संतानों में स्थानांतरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई जीव किसी अंग का बार बार उपयोग करता है तो वह अंग अधिक विकसित हो जाएगा और यह विकास अगली पीढ़ी में भी मिलेगा। तो इनके सिद्धांत को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, या फिर सीरोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन्कोलॉजी। आगे आप देखें, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर की रोकथाम, निदान एवं उपचार से संबंधित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कोशिका में कौन से अनुवांशिक पदार्थ आपके पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा आपका डीएनए, ए वाला। यहाँ पर नीचे आप देखें, कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ डीएनए हैं। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें अनुवांशिक कूट निबद्ध रहता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। तो इसकी संरचना को भी आप ध्यान रखेंगे, घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।